सो गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इट्स अबाउट द बिजनेस लॉज। थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूंगा सो दैट वी कैन मूव ऑन, राइट। देखो, जो बिजनेस लॉज है ना, इट्स आर सेकेंड सब्जेक्ट, बिजनेस लॉज, एंड इट्स ऑफ 100 मार्क्स। तो कितने मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा? टोटल जो हमारा सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स कवर करेगा आपके? 100 मार्क्स। अच्छा, क्या आपको इसके बारे में पता है कि आपका पेपर पैटर्न कैसे आता है? तो पेपर पैटर्न क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना आपके पेपर का, दैट विल बी कंपल्सरी, राइट। देन यू विल हैव 5 क्वेश्चंस, out of which you have to attempt 4 questions. So one question you can skip. So 4 questions you have to attempt out of 5 and question number 1 will be compulsory. तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स, राइट। तो हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स कवर करेगा? ऑफ 20। सो अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी क्या होगा? यू विल हैव 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव ऑफ 7, सेकेंड कैन बी ऑफ 6 और 7, एंड थर्ड अगेन कैन बी ऑफ 6 और 7. सो इट विल बी 7 plus 7 plus 6, which comes out to be 20. Then in each question you will have subparts A, B and C. So you have to attempt subparts wise. अच्छा, जो तुमने +1 +2 में देखा, तुम कैसे अटेम्प्ट करते थे पेपर को? राइट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास 15 मिनट का क्या होगा? रीडिंग टाइम। सो इन 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या आता है। सबसे पहला इंप्रेशन, कोई भी तुम्हारा पेपर चेक करने वाला यहां पे कौन होगा? अगर तुम्हें पता हो तुम्हारा पेपर कौन चेक करेगा? ही इज अ सीए, अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसके सामने जब पेपर जाए तो उसको तो एक ही बारी में समझ आ जाएगा कि मेरे को इसको पास करना है कि नहीं करना। तो पेपर का पहला इंप्रेशन बहुत जरूरी है। तो अगर उसके इंप्रेशन उसके दिमाग में चला गया, दिस गाय इज नॉलेजेबल, दिस गर्ल इज नॉलेजेबल, तो वो तुम्हें पास कर देगा। बट वो नॉलेज कैसे पता लगेगी? जब तुम पहले 5 क्वेश्चंस में से आइडेंटिफाई कर लोगे कौन से 4 मुझे करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है वो जरूरी नहीं है सबसे पहले अटेम्प्ट करना। कई बार क्या होता है, पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो ही सबसे डिफिकल्ट होता है, तो जरूरी नहीं है उसको पहले करना। और दूसरी बात, यहां पे पेपर पूरा कंप्लीट कई बार नहीं होता। ट्राई टू कंप्लीट फॉर 100, मतलब एम तो हम करेंगे कि हम 100 मार्क्स का कंप्लीट करें, बट एट द एंड अगर तुम्हारे पास हाफ एन आवर बचा, 30 मिनट्स बचे हैं, तो उसमें ऐसे नहीं करना कि तुम आखिरी 30 मिनट्स में योर हैंड्स आर शेकिंग एंड तुम सोच रहे हो यार तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसमें जितने नंबर का होता है मोर देन सफिशिएंट। इन माय करियर ऑफ CA I have completed till 80 and I got 70. You get full marks in your exams if you know what you are writing, why you are writing, और उसका आंसर अगर तुम्हें सही लगता है तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि यार नंबर नहीं मिलते, तुम सही लिखो तुम्हें पूरे नंबर दिए जाते हैं। सीए में जो आगे सीएस बैठे हैं जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, दे आर नॉट लकीर के फकीर नहीं है, वो तुम्हारा इंटेंट भी देखते हैं। अगर उनको लगता है यार पूरा सही है तो वो पूरे नंबर देते हैं। दे डोंट डिडक्ट, जैसे तुम्हारे +1 +2 में होता है आधा नंबर काट लिया, 0.75 काट लिए, वो वैसा नहीं करते। सही है तो पूरे नंबर दो, नहीं सही तो 0 दे दो। उनको ये नहीं है कि यार तुमने थोड़ा सही लिख दिया बाकी आगे जाके बिल्कुल ही ऑफ द टॉपिक चले गए। अच्छा, अपनी कहानियां नहीं लिखनी, यहां पे कहानियों के नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब ये हमारा क्या है? बिजनेस लॉज है। तो तुम मेरे सामने जितने भी बैठे हो तो तुम हो मेरे लिए जजेस, ठीक है। तो जज का क्या काम होता है यहाँ पे? व्हाट इज द वर्क ऑफ जज? टू इंटरप्रेट द लॉ। तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे अपनी क्लासेस में? लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। तो आज हमें अपनी क्लासेस में ये सीखना है कि हमने लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है। अच्छा, तुम ये ध्यान से देखो तो तुम्हारे मेजर लॉज कौन से हैं बुक में? जो तुम्हारा सिलेबस है वो मेजर कितने लॉज में कवर्ड है? दैट इज कवर्ड इन
टोटल यू हैव टू स्टडी द 6 लॉज. कौन कौन से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 +1 +2 में पढ़ा होगा. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008, ये भी +1 +2 में पढ़ा हुआ है. देन कंपनीज एक्ट 2013 एंड देन वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. इसमें से सबसे बड़ा जो चैप्टर है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि तुम्हारा मेजर पोर्शन ऑफ इवन 25 to 30 मार्क्स तक भी कवर कर लेता है. बट देन आफ्टर दीज चैप्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक और बात याद करो, हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947. और एक्ट की डेट्स देखो, क्या डेट्स है एक्ट की? 1872. मतलब ये आजादी से पहले के एक्ट्स हैं. तो ये एक्ट्स किसने बनाए होंगे? ब्रिटिशर्स ने. तो मेजरली जो भी एक्ट्स हमारे बने हैं दैट हैव बीन मेड बाय द ब्रिटिशर्स, जो अभी हम पढ़ रहे हैं. बट इसमें से कंपनीज एक्ट हैज बीन रिवाइज्ड एंड एलएलपी एक्ट हैज बीन रिवाइज्ड. तो ये क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस वाले. जब तुम इनमें से कुछ डेफिनेशंस देखोगे ना, आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो तुम डेफिनेशंस देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये चीज लिखने की क्या जरूरत है, अब कौन सा हम खेती बाड़ी वाले जमाने में रह रहे हैं. बट तुम देखो ना, ये एक्ट बना 1930s में, और 1930s वाला एक्ट भी वो 1930s वाला एक्ट नहीं था, वो भी उससे पुराना कोई एक्ट था जिसको क्या किया गया? कॉपी किया गया. तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो एक्ट की वर्डिंग्स है वो कहां से ड्राइव हो रही है. बार बार तुम देखोगे तुम्हारे कुछ लैटिन वर्ड्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, उसका भी आंसर होना चाहिए. राइट. तो हमारा एक तुम्हें ओवरव्यू समझ आ गया कि हमारा बिजनेस लॉज इज आर सेकंड सब्जेक्ट, और वो सेकंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्टिव. वहां पे अंग्रेजी लिख के आनी है. ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है लाइक मैथ्स. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? तो अगर अंग्रेजी लिखनी है तो डेली क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हम डेली के मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 पेजेस कवर करते हैं. राइट. तो 3 और 4 पेजेस को अगर घर जाके 15-20 मिनट लगा के, अच्छा लिखना कैसे? ऐसे नहीं है कि तुम रजिस्टर खोल के बैठो और पूरा A to Z छाप दो, जरूरी नहीं है. सिर्फ हम जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर राइटिंग, तो डॉक्टर राइटिंग में अगर स्क्रिबल भी कर लोगे ना एक पेज के ऊपर, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने सारा लिख लिया है. तो ये ध्यान रखो, जितने पेजेस डेली होते हैं 3 होंगे, 4 होंगे, कई कई बारी 2 होंगे, तो उनको हमें ऐसे ही स्क्रिबल फॉर्म में लिख देना. अच्छा, एक जर्नल वर्ड जो हम लॉ बोलते हैं, अच्छा तुम मुझे बताओ लॉ का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? बताओ जसनूर, क्या मतलब होता है लॉ का? अच्छा, लॉ का देखो, लॉ का मीनिंग बेसिकली लॉ बनाया क्यों जाता है? हमारे बिहेवियर को गवर्न करने के लिए. अच्छा, अगर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? मैं तो सुबह निकलूंगा घर से, 4 बंदों को उड़ाता निकलूंगा. मैं घर से ड्राइव करके आ रहा हूं, मेरे को पता है 10 मिनट लगते हैं, जो आगे आएगा मैं सबको क्या कर दूंगा? उड़ा दूंगा. अच्छा, तो लॉ किस लिए आया? ताकि मैं ये काम ना करूं, मैं अपने बिहेवियर को क्या करूं? कंट्रोल करूं. बेसिकली लॉ का बेसिक मीनिंग क्या है? दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है उस कंट्री की, फॉर गवर्निंग द बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ द पर्सन रिजाइडिंग. राइट. तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द लॉ. दूसरी बात तुम्हें यह ध्यान रखनी है, हमारे इंडिया में कौन कौन से कोर्ट्स हैं? अगर हायरार्की वाइज देखा जाए तो कितने कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में इन हायरार्की स्ट्रक्चर? तो सबसे निचले फॉर्म पे कौन से आ जाते हैं बताओ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो सबसे नीचे हमारे कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स. जैसे हमारा लुधियाना कोर्ट, कभी गए हो आधार कार्ड बनवाने? गए हो कभी? आधार कार्ड भी नहीं बनवाने गए? वाह. अब रिवाइज करवाने तो जाओगे, वो तो बचपन वाली फोटो लगी होगी जब हम नन्हे मुन्ने राही थे, देश के सिपाही थे, तब वो वाली फोटो लगी होगी. अब उसको रिवाइज करवाने तो जाओगे, तो तब देखना वो हमारा लुधियाना कोर्ट. अच्छा, फिर उसके ऊपर कौन से आ जाते हैं? वी हैव द हाई कोर्ट्स एंड एट द टॉप लेवल वी हैव द सुप्रीम कोर्ट्स. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो गया, इनके जजमेंट्स पूरे स्टेट पे भी एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर जो जजमेंट दिए उसके ऊपर दैट आर एप्लीकेबल. बट हाई कोर्ट के जजमेंट्स आर एप्लीकेबल ऑल ओवर द स्टेट.
पूरी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है, और साथ में अगर कोई और हाई कोर्ट किसी और स्टेट का उसको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहे अपनी केस के ऊपर, ही कैन अप्लाई, बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। तो इतना तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लॉ क्या होता है और लॉ कहां से ड्राइव होता है। अच्छा, लॉ कहां से ड्राइव होगा हमारा, बताओ कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हमारा कंडक्ट डिफाइन होता है, बताओ। आप तो बता ही सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकंड क्या होगा, जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस कौन पास करती है, गवर्नमेंट पास करती है, दैट आर स्टैट्यूट्स। देन जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन सम मैटर्स। देन एट लास्ट वी हैव कस्टम्स एंड ट्रेड। व्हाट आर कस्टम्स एंड ट्रेड, जो जर्नल प्रैक्टिसेस काफी सालों से चलती आ रही है। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो बहुत सालों से चलने के कारण दैट हैव बिकम द कंडक्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, सो दैट आर इंक्लूडेड अंडर द लॉ। सो एक जर्नल ओवरव्यू हो गया हमारा। अब हम वी विल स्टार्ट विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। अच्छा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब बना, बताओ। प्लीज बी इंटरैक्टिव सो दैट द क्लास बिकम्स इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा कौन सा है, 1930। अब ये हमें क्या बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स को, कौन कौन सी चीजों को लिखना जरूरी है। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर नेसेसरी टू बी रिटन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा, तो जर्नल बेसिक क्या है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया, ऑन 1 जुलाई 1930। क्या ये हमें लर्न करने की जरूरत है, नहीं, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1 जुलाई को याद रखने की देयर इज नो नीड, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड। अच्छा, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है, नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेपरेट एक्ट इज एप्लीकेबल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो यहां पे हम जो गुड्स की बात कर रहे हैं दैट आर मूवेबल गुड्स। अच्छा, तो अब यहां पे एक गुड्स की डेफिनेशन देखो। सो व्हाट आर गुड्स, आपके हिसाब से गुड्स क्या होते हैं, अगर फिर हम उसको डेफिनेशन फॉर्म में लेके जाएंगे। तो गुड्स क्या है, जैसे कोई पेन, पेपर, बुक्स, दीज आर गुड्स। तो लीगली उसको लिखने वक्त हम क्या क्या गुड्स बोलेंगे, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस किसी चीज को भी मूव किया जा सकता है दैट इज गुड्स। तो व्हाट आर गुड्स, गुड्स आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहां पे आगे क्या आ गया, अदर देन। अदर देन का क्या मतलब होगा, इसको इंक्लूड नहीं करना। तो क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा इसमें, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अच्छा बताओ, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, तुमने +1 +2 में अकाउंट्स पढ़ी है, अकाउंट्स में ही आते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। बताओ क्या होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, जस्ट थिंक, सोचो। एक्शनेबल क्लेम्स वो क्लेम जिसके ऊपर तुम क्या ले सकते हो, एक्शन। मतलब अगर वो अपना डेट सेटिस्फाई ना करे तो यू कैन टेक हिम टू द कोर्ट। तो तुम्हारी बैलेंस शीट में ऑन एसेट साइड क्या आते हैं, डेटर्स। तो वो जो डेटर्स है दे आर नॉट गुड्स। दूसरा, पैसा। क्या हम ये काम करें, सुबह सुबह आए कि तेजिंदर सर ये आप लो 100 रुपए का नोट और मुझे अपने जेब में से अपना 100 रुपए का नोट दे दो, तो क्या हम उसको गुड्स बोलेंगे? ऐसे तो हम डेली क्या करेंगे, ये लो 100 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट वापस। आप कहोगे यार ये आप मेरे से 4 100 के नोट ले लो और मेरे को वो हरे कलर का वो नोट दे दो 500 का, फिर हम 2000 के नोट्स के लिए कर लेंगे। तो ऐसे मनी आर नॉट गुड्स। दूसरी बात, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में एक सेकंड थॉट क्या आ रहा होगा मनी के रिलेशन में, अगर आ रहा है तो, एंटीक। तुमने देखे एंटीक नोट्स, वो गुड्स, क्योंकि एंटीक नोट्स आर नॉट देयर फॉर ट्रेड, दे आर फॉर कीपिंग पर्पस। वो अपने एंटीक पीसेस में रखे जाते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। तो गुड्स में हमारे कौन से गुड्स आएंगे, दैट आर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, द क्लेम्स दैट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय एन एक्शन और सूट, एग्जांपल द डेटर्स।
तो जिसके अगेंस्ट यू कैन टेक हिम टू द कोर्ट, दैट आर नोन एज एक्शनेबल क्लेम्स, दीज आर नॉट ट्रीटेड एज गुड्स। देन इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है, स्टॉक, देन शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब एक्ट कब आई, 1930, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स आर इंक्लूडेड, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be served or separated from the land before the sale or under the contract of sale। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ट्रीज है, ट्रीज आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, बट जैसे तुमने पुष्पा मूवी देखी है, उसमें क्या किया था उन्होंने, देयर वर ट्रीज, कौन से पेड़ थे वो, कौन से, लाल चंदन के पेड़। तो वो लाल चंदन के पेड़ों को उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लैंड से सेपरेट किया और फिर उसको क्या किया, सेल आउट इन द मार्केट। तो वो भी क्या बन जाएंगे हमारे गुड्स। तो गुड्स में इट्स अ लार्जर डेफिनेशन, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। शेयर्स जो तुम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, रिलायंस के शेयर्स, देन वी हैव अच्छा अडानी की कौन सी कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी लिमिटेड, सो दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द गुड्स। नेक्स्ट, क्या डेट गुड्स है, बताओ, नहीं, क्योंकि डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। क्या एफडी गुड्स है, यस, एफडी इज अ गुड। देन गुड्स आल्सो इंक्लूड टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल गुड्स। जो गुडविल होती है कंपनी की, दीज आर आल्सो ट्रीटेड एज गुड्स। कॉपीराइट्स आर गुड्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, शेयर्स, गैस, स्कीम, वाटर। अच्छा, डिसरी ऑफ द कोर्ट और जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स आर आल्सो ट्रीटेड एज गुड्स। डिसरी ऑफ द कोर्ट में क्या होगा, सपोज करो कंज्यूमर कोर्ट ने आपको क्या दिया कि यू कैन क्लेम 1 लाख फ्रॉम दैट पर्सन, तो वो भी गुड्स माना जाएगा। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें मूवेबल क्या है, वो जो कोर्ट की जजमेंट है, उस जजमेंट को तुम किसी को आगे को दे सकते हो एंड यू गेट द मनी बैक, सो दे आर आल्सो ट्रीटेड एज गुड्स। तो गुड्स की एक डेफिनेशन समझ आई कि व्हाट आर गुड्स, जस्ट रीड इट वंस और मुझे 1 मिनट का टाइम दो साथ में। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बायर की डेफिनेशन। तो बायर कौन होता है, मींस अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, मतलब जो आज सामान खरीद रहा है वो भी बायर है, और जो ये एग्री करके आता है कि मैं फ्यूचर में सामान खरीदूंगा वो भी क्या है, बायर। देन सेलर मींस अ पर्सन हु सेल्स, आज उसने बेचा, ही इज अ सेलर, एज वेल एज एग्री टू सेल, एग्री टू सेल मींस ऑन अ फ्यूचर डेट, अ फ्यूचर सेलर इज आल्सो नोन एज अ सेलर। तो करंट डेट पे चाहे तुम बाय करो और यू एग्री टू बाय ऑन अ फ्यूचर डेट इज इंक्लूडेड इन दिस लॉ। देन नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या मतलब होता है, जो गुड्स की आज एग्जिस्टेंस है। सो एग्जिस्टिंग गुड्स इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर नोन एज एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स को भी आगे हम 3 कैटेगरीज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आ गया स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स क्या होंगे, सपोज करो आज मेरे को कार खरीदनी है, मैं मारुति के शोरूम पे गया और मैंने एक मॉडल देखा जो शोरूम में खड़ा था, सपोज इट V8 ब्रीजा। तो ब्रीजा का मैंने कहा VX मॉडल व्हाइट कलर का जो सामने खड़ा है वो सेम टू सेम मेरे को क्या दे दो, डिलीवरी दे दो। तो उसका क्या मतलब हुआ, इट इज अ स्पेसिफाइड गुड्स। तो स्पेसिफाई कर दिया गुड्स को, उसके ऊपर हमने क्या साइन कर ली, उनकी टर्म शीट, एग्रीमेंट साइन हुआ, पेमेंट हुई एंड आई गॉट द डिलीवरी। सो दीज आर नोन एज स्पेसिफाइड गुड्स। वो वहां पे क्या थे, एग्जिस्टिंग थे, मैंने अपनी स्पेसिफिकेशन बता के उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई किया, और वो गुड्स के हमने क्या कर ली, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो व्हाट आर स्पेसिफाइड गुड्स, गुड्स आइडेंटिफाइड, तो आइडेंटिफिकेशन की, एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसी टाइम पे हमने क्या कर लिया, उसको आइडेंटिफाई किया और एग्री कर लिया कि मुझे कौन सी चाहिए कार, आई वॉन्ट ब्रीजा कार ऑफ VX मॉडल। VX मॉडल भी मैंने डिफाइन कर दिया और साथ में कलर भी डिफाइन कर दिया, दैट इज व्हाइट। तो मॉडल भी डिफाइंड है, कलर भी डिफाइंड है, तो इट इज नोन एज स्पेसिफाइड गुड्स।
अब नेक्स्ट वी हैव ascertained goods. ascertained goods का क्या मतलब होता है? इट्स सेम एज स्पेसिफाइड गुड्स. जो हमारा लॉ है ना, वो स्पेसिफाइड गुड्स और ascertained गुड्स में ज्यादा अंतर नहीं करता. बेसिकली ascertained गुड्स गेव इट मीनिंग फ्रॉम unascertained गुड्स. जैसे अब मैं वही मारुति के शोरूम में गया और मारुति के शोरूम में जाके मैंने बोला मेरे को क्या चाहिए? कार चाहिए जिसकी हॉर्स पावर हो ये, उसका सीसी इंजन इतना हो और बस वो चलती हो. अब वहां पे कितनी कारें हैं मारुति के पास? देयर आर अराउंड अबाउट 20-30 मॉडल्स हैं उनके पास. तो मैंने क्या कोई आइडेंटिफाई किया? नहीं किया. क्या मेरी जो स्पेसिफिकेशन मैंने बोली कि यार उसका मैंने कलर भी नहीं बताया, तो कलर के बेसिस पे भी देयर विल बी अ डिफरेंशिएशन. तो 30 के आगे अगर 5 कलर्स भी हैं तो 3 into 5 150 कारें होगी. अब 150 में से कितने होंगे जिसका इंजन ये होगा? अच्छा, चलती तो हर कार होगी. तो मैंने जस्ट जाके बोला मेरे को एक चलती हुई कार चाहिए, तो वो अब क्या हो जाएंगे? वो उसको गुड्स को हम क्या बोलेंगे? अनअसर्टेन्ड गुड्स. तो समझो मैं शोरूम में गया, मैंने बोला मेरे को कार चाहिए, ये हॉर्स पावर की चाहिए, तो वो तो सारी कार्स उसमें आ गई. तो 150 कारों में से क्या मैंने कोई कार को आइडेंटिफाई किया? किसी कार को स्पेसिफाई किया? नहीं. तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनअसर्टेन्ड गुड्स. सो व्हाट आर अनअसर्टेन्ड गुड्स? which are not specifically identified or ascertained at the time of making the contract. मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल्समैन के साथ? मैं तेरे से कार खरीदूंगा. कौन सी कार खरीदोगे? 150 कारों में से कौन सी कार खरीदोगे ये तो मैंने नहीं बताया. तो दिस इज नोन एज अनअसर्टेन्ड गुड्स. दे आर नॉट इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन और सैंपल. तो मैंने डिस्क्रिप्शन क्या दी कि आई वॉन्ट अ कार, और कार का मैंने सीसी इंजन बता दिया. अच्छा, सीसी इंजन तुम्हें पता है? तुम्हें तो पता होंगे कितने सीसी इंजन का आता होगा जनरली मारुति का? 800 सीसी, 1200 सीसी, देन 2500 सीसी के भी एक आधे मॉडल है जो इन्होंने जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ, जो टोयोटा के साथ इन्होंने एग्रीमेंट की है, वो इनके पास आए हैं अभी, है ना. तो मैंने सिर्फ सीसी इंजन स्पेसिफाई किया, तो उस सीसी इंजन में कितनी कारें आ जाएंगी? हो सकता है उसमें ब्रीजा भी आ जाए, ऑल्टो भी आ जाए. देन इसमें आगे 5-5 तो वो कलर कॉम्बिनेशन अलाउ करते हैं, तो उसमें 5 कलर कॉम्बिनेशन. अच्छा, हर कलर कॉम्बिनेशन में वी हैव वेरिएंट्स, बेस मॉडल, टॉप मॉडल, मीडियम मॉडल. तो मैंने मॉडल भी स्पेसिफाई नहीं किया. तो इस केसेस में दे आर नोन एज अनअसर्टेन्ड गुड्स. दे आर इंडिकेटेड एंड डिफाइंड ओनली बाय अ डिस्क्रिप्शन और बाय अ सैंपल. देन अच्छा, अनअसर्टेन्ड गुड्स में से जब अब मैं स्पेसिफिकेशंस में जाऊंगा कि यार कलर मेरे को क्या चाहिए? व्हाइट चाहिए. फिर मैंने जब अपना सीसी की रिक्वायरमेंट, स्पेस की रिक्वायरमेंट के मेरे को 5 सीटर चाहिए, उससे क्या होगा? अब ऑप्शंस क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी. और जैसे वो एक ऑप्शन पे आ जाएगी, मतलब ऑन अ सिंगल ऑप्शन, तब हम उसको क्या मान लेंगे? असर्टेन्ड गुड्स. और असर्टेन्ड गुड्स ही आगे जाके क्या बनेंगे? स्पेसिफाइड गुड्स. और उस गुड्स के ऊपर हम क्या कर लेंगे? एग्रीमेंट साइन कर लेंगे. तो असर्टेन्ड गुड्स क्या होंगे? दैट आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड आउट ऑफ अ लॉट. काफी सारी कार्स थी, आउट ऑफ अ लॉट और अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स. The number or quantity contracted for is identified and such identified goods are called as ascertained goods. तो समझ आया अनअसर्टेन्ड गुड्स क्या होंगे? जो एक बड़े लॉट के ऊपर मैंने क्या, एक सैंपल के ऊपर मैंने जस्ट एक आधी स्पेसिफिकेशन दी, जिसको बहुत सारे गुड्स ने क्या कर लिया? सेम मान लिया. अब उसके अंदर जब मैं और डीप डाउन जाऊंगा, जैसे कलर, देन वी हैव द मॉडल बेस, मीडियम और टॉप मॉडल, उसके साथ वो क्या होंगे? इट विल मूव ऑन टू असर्टेनेबल. और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद असर्टेन गुड्स एंड स्पेसिफाइड गुड्स आर मोर ओवर द सेम, और उसके लॉज और रूल्स भी सेम. इसको तुम सेम मान सकते हो. जस्ट अगर डेफिनेशन पॉइंट पे आए, यू हैव टू गिव अ सेपरेट डेफिनेशन, राइट. देन अच्छा, फ्यूचर गुड्स क्या होंगे? अब वही एग्जांपल में चलते हैं. मैं गया मारुति के शोरूम, वो सेल्समैन आया, मैंने कहा यार कार तो मेरे को तुमसे ही लेनी है, बट मेरे को कार वो लेनी है जो हवा में उड़ती हो, पानी में तैरती हो. मैं तो टार्जन मूवी देख के आया था. जब मैं बोलूं मेरे गैराज से बाहर आ जाए, तो अब वो सेल्समैन मुझे क्या कहेगा? सर हम तो ये टेक्नोलॉजी पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं. जब फ्यूचर में बनेगी, हम आपको क्या दे देंगे? डिलीवरी. आज हमारे पास वो कार नहीं है,
बट वी कॉन्ट्रैक्ट विद यू इन फ्यूचर, जब भी बनेगी यू विल बी आवर फर्स्ट कस्टमर। तो वो क्या होंगे, हमारे फ्यूचर गुड्स। तो व्हाट आर फ्यूचर गुड्स? गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी वो गुड्स को उसने मैन्युफैक्चर करना है, R&D उसकी पेंडिंग है, क्योंकि अभी तो उड़ने वाली कार नहीं बनी, ऐसी कोई कार नहीं बनी जो तीनों मोड्स में चल पड़े, उड़ भी ले, हवा में भी चल ले, ग्राउंड पे भी चल ले और पानी में भी चल ले। तो ऐसी कार तो भी मैन्युफैक्चर नहीं हुई। बट वो कहता वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी, 20 इयर्स डाउन द लाइन हम तुम्हें दे देंगे और यू विल बी आवर फर्स्ट कस्टमर। आज कुछ क्या कर जाओ, डाउन पेमेंट कर जाओ या कुछ टोकन मनी दे जाओ। तो हमने क्या कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। देन अच्छा, कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होते हैं? वर्ड कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब होता है? देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। अब कॉन्टिंजेंट कैसे होंगे? सपोज करो आज मेरे को मानवी कहती है कि सर आप तो जा रहे हो स्टेडियम में, तो मेरे को ना एक बॉल ला देना जिसके ऊपर विराट कोहली के सिग्नेचर्स हो। जब मैं उसको अपने डेस्कटॉप पे रखूंगी ना, तो मेरे को याद आएगा जैसे विराट कोहली अपने प्रोफेशन में ही इज ऑन द टॉप, मैं भी अपने प्रोफेशन में ऑन टॉप जाऊंगी। अब मानवी आपने तो मुझे बोल दिया कि जाके ले आना, तो क्या वो विराट कोहली इसलिए बैठा है वहां पे कि एक तजिंदर आएगा मानवी की ऑफर पे और मैं उसको बॉल पे साइन करके दे दूंगा? ऐसा तो नहीं है, देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। मैंने आज मानवी को इसके ऊपर प्रॉमिस तो कर दिया, बट ये क्या है, इट्स कंटिंजेंट अपॉन द विराट कोहली कि वो मेरे को वो बॉल पे साइन करके देगा कि नहीं देगा। सो व्हाट आर कंटिंजेंट गुड्स? It depends upon the uncertain contingency or the event are known as contingent goods. It is an agreement to sell, but in case of contingent good, the property does not pass to the buyer at the time of making the contract. जब मानवी और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या उस टाइम पे क्या मैं उसको वो बॉल दे पाऊंगा? नहीं, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। जस्ट रीड इट वंस, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो हमने कौन कौन से गुड्स के बारे में पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में आगे कितने तरह के गुड्स आए? स्पेसिफाइड गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स ही आगे जाके असर्टेन गुड्स बनते हैं, और स्पेसिफाइड गुड्स तो वही होता है जो हम फर्स्ट गो में ही स्पेसिफाई कर देते हैं। देन वी हैव फ्यूचर गुड्स एंड देन वी हैव कॉन्टिंजेंट गुड्स, राइट? नेक्स्ट अब क्या आ गया? दैट इज डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी का क्या मतलब होता है? किसी चीज का पोजेशन हैंड ओवर करना। तो अब हमने क्या कर लिया, मैंने वहां पे जाके मैंने क्या कर लिया, उनके साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि ये गुड्स मेरे को क्या दे दो, डिलीवरी इस कार की मेरे को चाहिए। अब वो क्या आ गई, डिलीवरी डेट आ गई। अच्छा, कार की डिलीवरी में अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, वो मेरे को क्या दे दे, कार की कीज दे दे। अगर वो मेरे को कार की कीज दे देता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अच्छा, इन तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, हम केबीसी खेलते हैं। केबीसी में हमारे पास कितनी ऑप्शंस है? ए, बी एंड सी। मैं गया शोरूम में, उसने मेरे को कार की कीज पकड़ा दी कि सर आपकी कार अभी ना ट्रेवल में है, तो ये पकड़ो कीज, जैसी आएगी साथ में मैं आपको कॉल करूंगा और आप ले जाना। तो ये कौन सी डिलीवरी मानी जाएगी? इज इट एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक? वैसे ही सोचो, सिंबॉलिक। क्योंकि सिंबॉलिक का मतलब क्या है, एक सिंबल हमें दे दिया। वो सिंबल क्या है? दैट इज द कार कीज। अच्छा, अब एक और एग्जांपल सोचो। मैं गया किराने के स्टोर में, किराने के स्टोर वाले से मैंने कहा मेरे को एक चिप्स का लेस का पैकेट दे दो। मैंने उसको 20 रुपीज हैंड ओवर किए और उसने मेरे को लेस का पैकेट थमा दिया। ये कौन सी डिलीवरी होगी? इज इट एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक? एक्चुअल डिलीवरी, राइट? अच्छा, अब हम तीसरा केस लेते हैं। मैंने किराने शॉप पे फोन किया कि 10 किलो आटा, 10 किलो चीनी, ये मेरी क्या कर दो, तुम पैक करके रख दो, मैं तुम्हें गूगल पे से पेमेंट कर रहा हूं। अच्छा, उसने दुकानदार ने क्या किया, उसने अपने आगे किसको बोला? छोटू को, कि ये छोटू, ये 10 किलो चीनी और ये 10 किलो आटा क्या है, इन भाई साहब का है, ये जब भी मर्जी चाहे आके ले जाएंगे, इसको तू अपने गोडाउन में रख दे, सेफ प्लेस पे सेग्रीगेट करके रख दे। अब ये कौन सी डिलीवरी मानी जाएगी? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक? बताओ, सोचो।
एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक? आपके हिसाब से, अभी हमने कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ी, जस्ट बाय वर्ड देख के तुम्हें क्या समझ आता है? जो मैंने तुम्हें कहानी बताई उसके हिसाब से ये कौन सी डिलीवरी होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब होता है कि गुड्स का फिजिकली पोजेशन नहीं जाता, कोई भी सिंबल नहीं जाता, बट तुम्हारे गुड्स के ऑन बिहाफ ऑफ यू जो सेलर होता है वो तुम्हारे गुड्स को अपने पास रख लेता है इन द सेफ कस्टडी। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स इनवॉल्व। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होगा? देयर विल बी एन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द गुड्स। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होगा? एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा, बट जो सेलर होगा वो अपने सेफ कस्टडी में गुड्स को रखेगा। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होगा? तुम्हें एक सिंबल दिया जाएगा, सिंबल, इट कैन बी कीज, इट कैन बी रेलवे टिकट। अच्छा, तुम्हें पता है ज्यादातर क्या होता है, हमारा माल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट? रेलवे के थ्रू होता है। अच्छा, अब जो सेलर है वो बैठा है सपोज करो दिल्ली में, तुम बैठे हो पंजाब में। अब जब तुम रेलवे स्टेशन माल लेने जाओगे तो रेलवे अथॉरिटीज तुम्हें माल कैसे देंगे? बताओ कैसे देंगे? वो वाया रेलवे रिसिप्ट। तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो तुम्हारा माल लोड करेगा रेलवे में, दो रिसिप्ट निकलेंगी, एक रिसिप्ट वो अपने पास रखेगा और दूसरी रिसिप्ट आपको क्या कर देगा? कोरियर कर देगा या फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा। जैसे ही आप वो लेके जाओगे आपको गुड्स की क्या मिल जाएगी? डिलीवरी। तो ये भी हमारी कौन से कैटेगराइज होगी? इज इट एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक? सिंबॉलिक। हमारे पास सिंबल क्या आया? रेलवे रिसिप्ट। ठीक है। सो व्हाट इज डिलीवरी? डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या हो रहा है? पोजेशन का ट्रांसफर हो रहा है, किससे? फ्रॉम द सेलर टू द बायर। डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf। या तो तुम डायरेक्टली बायर को दे दो या उसके बिहाफ पे किसी और को दे दो, इट विल बी ट्रीटेड एज द डिलीवरी। नेक्स्ट, डिलीवरी में कौन कौन से टाइप्स है? वी हैव थ्री टाइप्स, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक बारी रीड करो फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं इसको। तो हमारी तीन तरह की डिलीवरीज कौन सी आई? सबसे पहले आई इट्स एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बायर और द थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड। थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड, थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड क्या होता है? कई बार तुम क्या करते हो, अपने एम्प्लॉय को भेज देते हो, या ज्यादातर बैंकिंग में क्या होता है? एम्प्लॉयज ओनली गोज। एम्प्लॉय का क्या काम होता है बेसिकली? एम्प्लॉय का कई बार प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आना, कई बार दूसरे बैंक से प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आना। उसमें क्या होता है? बैंक उसको एक लेटर इशू करके देता है, वो अपना आईडी कार्ड लेके जाता है, तो दैट इज अ थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड। वो थर्ड पर्सन को क्या ऑथराइज करता है? बैंकिंग के केस में द एम्प्लॉइज ऑथराइज्ड बाय द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। जैसे तुम्हारी कंपनीज है उसके केस में क्या होता है? देयर आर सीए, सीएसएस, सीएफओज आर प्रेजेंट। तो सीएफओज कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, वहां पे अगर डिलीवरी लेने जाते होंगे तो वो भी क्या करते होंगे? एक लेटर देते होंगे उनको कंपनी के लेटर हेड पे, तो वो जाके उसकी डिलीवरी ले आते हैं। दैट इज द थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड। तो एक्चुअल डिलीवरी के केस में क्या होगा? गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर एज वेल एज द थर्ड पर्सन ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड वर्ड लिखना जरूरी है। अगर तुम ऐसे लिखाओ कि डिलीवरी इज मेड टू द बायर एंड थर्ड पर्सन, तो मतलब डिलीवरी किसी को भी दे दो, तो यहां पे वर्ड ऑथराइज्ड लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ट्रांसफर इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन। क्या इसमें एक्चुअल पोजीशन चेंज हुआ? जब मैंने किराना वाले को कॉल किया, एक्चुअल पोजीशन तो नहीं चेंज हुआ, एक्चुअली उसकी दुकान पे ही अभी भी गुड्स पड़े हैं, बट उसने क्या किया? उसको अपने गुड्स से क्या कर लिया? सेग्रीगेट कर लिया और उसको सेफ कस्टडी में रख लिया ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर। It takes place when a person in the possession of the goods belonging to the seller acknowledges to the buyer that he holds the good on the buyer's behalf, that is delivery by attornment or acknowledgement. Then symbolic delivery, delivery of a thing in token of transfer of something else. अच्छा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी सिंबॉलिक डिलीवरी में कब कन्वर्ट हो जाएगी?
जब वो अपनी वेयर हाउस की वो किराना वाला स्टोर क्या करे, अपनी वेयर हाउस की किसको दे दे, मेरे घर पहुंचा दे, तो उसको हम क्या कर देंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी में कन्वर्ट. देन वी विल नॉट कॉल इट एज अ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इट विल बी ट्रीटेड एज सिंबॉलिक डिलीवरी. ट्रांसफर ऑफ समथिंग, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, हैंड ओवर ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स. टाइटल डॉक्यूमेंट, अच्छा बिल ऑफ लीडिंग किसमें होता है, शायद मानवी और दिशा आपको पता हो, बिल ऑफ लीडिंग हमने पढ़ा था शिप्स के केस में. जब माल तुम्हारा किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाया ओशंस, तो उसमें क्या होता है, जो शिप वाले होते हैं उसमें बिल ऑफ लीडिंग आता है. बिल ऑफ लीडिंग जब तुम कस्टम अथॉरिटीज के पास लेके जाते हो, यू गेट द गुड्स. देन रेलवे के केस में दैट इज रेलवे रिसिप्ट एंड कीज ऑफ द वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स इज हैंडेड ओवर टू द बायर. वेयर एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. सिंबॉलिक डिलीवरी हमेशा कहां पे होगी, जहां पे एक्चुअल डिलीवरी करना पॉसिबल ही नहीं है. जैसे दिल्ली में वो बैठा था, क्या इट इज फिजिकली पॉसिबल कि वो खुद आए सारे गुड्स अपने पास लेके, इतने गुड्स तो लेके आ नहीं सकता. एक तो ऑप्शन है वो ट्रेन में ही साथ में बैठ जाए और फिर तुम वहां पे पहुंचो और वो तुम्हें पहले मिले फिर सारे गुड्स हैंड ओवर करे, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. तो जनरली क्या होता है, वो वहां से गुड्स लोड कर देते हैं, एक रिसिप्ट तुम्हें दे देते हैं एंड यू गेट द गुड्स. ज्यादातर जो हम गुड्स ट्रांसपोर्ट भी करते हैं वाया ट्रक्स, उसमें भी क्या होते हैं, 3 रिसिप्ट होती हैं. एक रिसिप्ट कौन रखता है, बायर अपने पास रखता है. एक रिसिप्ट कौन रखता है, जो ट्रक ड्राइवर होगा. और तीसरी कौन रखता है, सेलर. जैसे ही ट्रक ड्राइवर को तुम रिसिप्ट दिखाते हो, वो नेम वेरीफाई करता है, क्वांटिटी वेरीफाई करता है और सारे के सारे गुड्स तुम्हें हैंड ओवर कर देता है. बेसिकली जर्नली ज्यादातर डिलीवरीज किसमें होती होंगी, सिंबॉलिक. देन एक्चुअल डिलीवरीज आर मोस्टली. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी काफी कम होती है ज्यादातर, क्योंकि सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या है, या तो तुम्हें कीज मिल जाएंगे या तुम्हें रिसिप्ट्स मिल जाएंगे. तो ज्यादातर जितने भी हमारी डिलीवरीज होती है, ईदर दे आर एक्चुअल और सिंबॉलिक डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी काफी कम होती है क्योंकि वहां पे ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है. इफ इट इज नॉट ट्रस्ट, तो हो सकता है वो तुम्हें 10 किलो आटा का एक बार उसे सेग्रीगेट करके रख दिया, वैसे तो ही इज लीगली लायबल टू सेग्रीगेट, बट फिर भी बाद में अगर उसने मिक्सिंग कर दी या कोई ऑन द स्पॉट कस्टमर आया उसको बेच दिया और नेक्स्ट डे तुम्हें सामान ना मिला, नो डाउट यू कैन सी. बट ज्यादातर बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता, देयर टाइम ऑल्सो हैज वैल्यू. तो ज्यादातर डिलीवरीज एक्चुअल और सिंबॉलिक डिलीवरी में ही होती है, राइट.